अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टीवी चैनल प्राइम कनाडा टीवी। प्रोग्राम एजेंडा पाकिस्तान के साथ मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान से मुताल्लिक उस एजेंडे का ज़रूर जिक्र करते हैं जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पे अपनी एक अहमियत रखता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो इकनॉमिकल हो। लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसा भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जो कि पूरी दुनिया की इकॉनमी की एक कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी आगे चल के बन सकता है और पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार उसके ऊपर है, और वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक जिसको कहते हैं गेम चेंजर। सी पैक जिसके बारे में कहा जाता है कि गवादर जैसे एक फ्री जोन में, एक फ्री पोर्ट पर एक बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में इसके क्या नताइज निकलेंगे, इसमें कितनी चेंजिंग्स होंगी या इसमें कैसी इन्हेंसमेंट होगी, चाइना पाकिस्तान के अलावा और जो ममालिक इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं वो इसको कहाँ पे लेके जाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात यह कि बहैसियत मैरीटाइम कंसल्टेंट लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, क्योंकि एक पोर्ट किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए इंतहाई कारआमद होता है और बहुत ज़रूरी होता है उसकी मईशत के लिए, उसकी मईशत को परवान चढ़ाने के लिए और उसके फाइनेंशियल डिज़ास्टर्स को भी मैनेज करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के पास ये पोर्ट कराची में भी है, गवादर में भी है। इसके बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी पर वो मुस्बत अशारिये और असरात मुरतब नहीं हो पाए अब तक, जिसके बारे में ख़यालात जाहिर किए गए थे जनरल राहील शरीफ के दौर में। अब देखना ये कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन आज एजेंडा पाकिस्तान में हम सी पैक से मुताल्लिक जिक्र करेंगे और सी पैक की उन फिगर्स को आपके सामने रखेंगे जो अब तक शायद दुनिया को नहीं मालूम होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को, कनाडा में मुकीम लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ये फिगर्स हर जगह से नहीं मिल पाते। ये बड़ी अहम रिसर्च के बाद और बहुत ज़्यादा वर्किंग के बाद जो है ये हासिल हुए हैं, और जिसकी इसके पीछे मेहनत है आज वही शख्स हमारे मेहमान हैं और हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने ये वक्त निकाला है। जनाब आमिर खान साहब जो कि मैरीटाइम कंसल्टेंट हैं और एक बड़ा वसी अपना तारुफ रखते हैं, प्लस ये कि 5 साल से ज़ायद आपने गवादर पोर्ट फ्री जोन पर भी रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम किया है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि आप इस वक्त फौजी फाउंडेशन में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं। जनाब आमिर खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप आमिर? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपने प्राइम कनाडा टीवी के लिए वक्त निकाला। तो बिला किसी ताखीर सी पैक का मैंने एक इंट्रोडक्शन भी रखा है नाजरीन के आगे। व्हाट डू यू थिंक कि सी पैक जो है, जो उसके असल मकासद और फ़वाइद दिखाए गए थे, हम उसी सिमत में जा रहे हैं या डी ट्रैक तो नहीं हुए? जी बिल्कुल डी ट्रैक नहीं हुए हैं। और बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स कि जी सी पैक है क्या, इसके क्या मकासद हैं और इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैं थोड़ा सा इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहूँगा जी। बेसिकली 2017 के अंदर अभी एक रिपोर्ट, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट से, इसको नैरो डाउन करूँगा। 2017 के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश की थी, मीटिंग एशियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नीड्स। और उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये पब्लिश किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कि तकरीबन 26 बिलियन US डॉलर्स का गैप है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए बाय 2030 तक। अच्छा, इसको इस गैप को ब्रिज करने के लिए कोई 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे, जिसमें आपका सेंट्रल एशियन रीजनल कॉरिडोर कैरिक प्रोग्राम भी आता है, आसियान कंट्रीज़ वाला प्रोग्राम भी आता है। देयर वर 5 एक्चुअली रीजनल प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाज वन ऑफ देम, जो कि आपका कैपस्टोन प्रोजेक्ट है सी पैक का। तो मैं थोड़ा सा आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहूँगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज़ कुछ यूँ हुआ कि 2008 और 9 की दिहाई में जब पूरी दुनिया जो है वो आपकी जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से रिकवर कर रही थी, उस वक़्त कंट्रीज़ जो हैं रीजनल कोऑपरेशन और डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। 2013 के अंदर शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उन्होंने विज़िट किया सेंट्रल एशिया रीजन और उन्होंने सिमल्टेनियसली विज़िट किया आपका ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन। एंड देन ही प्रपोज्ड, उन्होंने एक प्रपोज़ किया प्लान कि जी हम 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड को जॉइंटली डेवलप करते हैं अलॉन्ग विद दी आपका न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के साथ। सही। तो उसको उन्होंने नाम दिया था ओबोर, वन बेल्ट वन रोड का, जो कि बाद में तब्दील होके हो गया BRI, दैट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सही है। अब सी पैक के हवाले से जो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था कि हम जिस सिमत में जिस तेज़ी से बढ़े थे उसी तेज़ी के साथ हम चल रहे हैं अभी, या उसमें कुछ सुस्त रवि आ गई है?
देखिए प्रोजेक्ट थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है टेम्प्रेरी, बट स्लो डाउन होने की रीज़न ये नहीं है कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया या चाइनीज़ का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, बल्कि ये प्रोजेक्ट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपेंड होता चला गया। इसमें और बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इनकॉर्पोरेट होती चली गई, और ड्यू टू दैट एक्सपेंशन ये प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती चली गई। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि थोड़ा सा स्लो डाउन ज़रूर हुआ है, बट येस मैं आपको इसमें अपडेट ज़रूर देना चाहूँगा। मैं इसको वापस कनेक्ट करना चाहूँगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अम्ब्रेला के अंडर 6 कॉरिडोर्स बनने जा रहे हैं। अच्छा। जो कि आपके एशिया रीजन को, अफ्रीका रीजन को और आपके यूरोप को कनेक्ट करते हैं। सही है। तो ये 3 रीजन्स के ऊपर, और इसका बेनिफिट कोई 4.4 बिलियन पीपल को होगा। और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो 6 कॉरिडोर्स हैं और कोई 900+ प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपके रेलवेज़, रोड नेटवर्क, एविएशन लिंक और आपके इसके अलावा ऑयल पाइपलाइंस और इस तरह के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इस अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। अच्छा, सीपैक को इन सब में सबसे ज़्यादा अहमियत इसलिए है क्योंकि सीपैक वो कॉरिडोर है जो सबसे ज़्यादा एट प्रेजेंट कंपैरेटिव टू अदर 6 कॉरिडोर्स, जो 5 कॉरिडोर्स हैं, ये अप टू डेट है और इंटैक्ट है, बिकॉज इसके अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशंस हैं। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। सो वी आर इंटैक्ट विद ऑल दीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स विद चाइनीज़। सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की भी बातें हुई कि जब सीपैक आ रहा था, उन्होंने कहा जब इस पे काम होगा तो पाकिस्तान में तो एनर्जी के मसाइल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अपने सीपैक के ऊपर कितनी कंजप्शन थी, खुद सीपैक को कितने कितने प्रोजेक्ट्स के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वो प्रोजेक्ट जो एनर्जी जनरेट करते वो किस हद तक लग सके, उसके फिगर्स क्या हैं हमारे सामने? अच्छा, जैसे आपने सवाल किया है एनर्जी सेक्टर का, मैं थोड़ा सा सीपैक का फर्दर बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जो ये सीपैक है इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। एनर्जी सेक्टर इज़ वन ऑफ देम। एनर्जी सेक्टर के अलावा इसके अंदर हमारी इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन आ जाती है, इसके अंदर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं और डेवलपमेंट ऑफ गवादर आ जाता है एज ए ग्लोबल ट्रेडिंग हब। सही है। तो ये 4 की कंपोनेंट्स हैं सीपैक के। ऑब्वियसली एनर्जी सेक्टर बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट की। तो आप ये समझ लें कि इनिशियली जब ये सीपैक का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट बजट था वो 26 बिलियन US डॉलर का था। फिर ये 62 पे चला गया, फिर ये 46 बिलियन US डॉलर पे गया, एंड देन 46 बिलियन US डॉलर के बाद इसमें रेलवे कनेक्टिविटी के और दूसरे प्रोजेक्ट्स भी इनकॉर्पोरेट हुए, तो फिर ये 62 बिलियन US डॉलर। अभी टोटल कितनी इसकी? 62 बिलियन US डॉलर जो लास्ट अपडेट थी। बट कुछ खबरें 100 तक भी आई। बट येस, वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इसको स्पेसिफाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फर्दर काफ़ी सारी और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। अच्छा। कुछ चीज़ें बढ़ेगा और ये आगे बढ़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि जी ये 62 बिलियन या 100 बिलियन डॉलर पे रुक जाएगा, बिकॉज इसमें और नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से ये एक्सपेंड हो रहा है। तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते या कोई एक पर्टिकुलर फिगर नहीं कोट कर सकते कि जी ये एग्जैक्टली इतने बिलियन, बिकॉज दीज आर ऑल एस्टिमेटेड फिगर्स। ठीक है। सो अब इसमें जो ये 4 सेक्टर हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है वो आपकी एनर्जी सेक्टर पे हो रही है। अच्छा। आपका ये सवाल था कि जी एनर्जी सेक्टर में जब इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो क्या वजह है कि अभी तक हम जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के जो इश्यूज़ आते हैं हमारे पास और लोड शेडिंग के इश्यूज़ हैं। तो देखिए, लोड शेडिंग पे जब हम बात करते हैं ना तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि आपकी प्रोडक्शन शॉर्टेज, दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है कि अगर आपकी प्रोडक्शन शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक प्लान ये किया था कि जी ये एक एनर्जी मिक्स को आपके सही करेंगे। सही। अब तक जो ज़्यादातर बिजली प्रोड्यूस होती है, ऑल्दो मेरा डोमेन नहीं है बट मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दे रहा हूँ, ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है फर्नेस ऑयल से, गैस से, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ज़राए हैं बिजली को प्रोड्यूस करने के। जबकि अगर आप ग्लोबली देखें तो चाइना इटसेल्फ 47% अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल फायर्ड पावर स्टेशन के थ्रू प्रोड्यूस करता है। ठीक है। कोल इज़ कंसिडर्ड टू बी द चीपेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी। सबसे बड़ा दुनिया का एक्सपोर्टर इज़ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। और सब बिकॉज वहाँ कोल के सबसे ज़्यादा ज़खायर और सबसे बेस्ट कोल जो है वहीं ऑस्ट्रेलिया का है। अफ्रीका का भी है बट ऑस्ट्रेलिया इज़ लीडिंग, और सबसे बड़ा इम्पोर्टर जो है कोल का वो चाइना है। ठीक है। तो ये भी वजह थी, और इसके अलावा इंडिया कोई 67% इलेक्ट्रिसिटी अपनी जो है वो कोयले के थ्रू प्रोड्यूस करता है। अच्छा। और क्योंकि सस्ता पड़ता है। सही है।
तो हमारे यहाँ जब ये कोल फायर्ड पावर स्टेशन बनना शुरू हुए, सीपैक के अम्ब्रेला के अंदर इंट्रोड्यूस हुए, तो काफ़ी लोगों ने सवालात किए कि ये जी पोल्यूशन क्रिएट करेगा, सही, और जो है ना इससे और ज़्यादा आलूदगी पैदा होगी, वैसे ही एटमॉस्फेयर आपका। तो इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जितने भी कोल फायर्ड पावर स्टेशन लग रहे हैं ये सारे सुपर क्रिटिकल कोल फायर्ड पावर स्टेशन है। अच्छा। तो ये जितना भी CO2 या कार्बन एमिशन जो प्रोड्यूस करता है ये उसको जो है रिसाइकिल कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट पे अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। सही। तो अब एनर्जी सेक्टर के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, अब मिसाल के तौर पर अब एक सवाल ये आया था कि जी हमारे यहाँ कोल इंपोर्ट क्यों हो रहा है और हमारे पास थर के अच्छे खासे कोल के रिजर्व मौजूद हैं, वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो उसका मैं आपको जवाब देता चलूँ कि जो मेरी बड़ी मुख्तसर से इस पर रिसर्च रही है, बेसिकली थर में जो कोल निकल रहा है, कोल जो इटसेल्फ जो कंपाउंड है कोयला, हाँ। इसके जो है 8 कंटेंट होते हैं। मॉइस्ट इज़ वन ऑफ द कंटेंट, ठीक है, जिसको आप आसान अल्फाज में वाटर कंटेंट कह लें किसी कमोडिटी इसमें। तो इसमें जो मॉइस्ट का जो जो परसेंटेज है जो थर का कोयला है वो ज़्यादा है। अच्छा। पानी का जो वो है, तो वो उससे नुकसान क्या होता है कि वो लेस कंबस्टेबल होता है, ठीक है ना, वो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के काबिल बनाने के लिए उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब आप उसको प्रोसेस करेंगे तो वो इंपोर्टेड कोल से भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। समझ गया। तो इसलिए जो इंपोर्टेड कोल है, अभी जैसे आप देखेंगे कि अभी रिसेंट लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है एक 1320 मेगावाट का कोल फायर्ड पावर स्टेशन कंप्लीट हुआ है पोर्ट कासिम के अंदर। अच्छा। और 660 मेगावाट के 2 कोल फायर्ड पावर स्टेशन हब पे लगे हैं, जो हब का एरिया है कराची में, और वो भी यही कोल फंक्शनल हो गए, ये फंक्शनल हो गए हैं, कोल फायर्ड पावर स्टेशन है और ये इंपोर्टेड कोल बेस्ड प्लान है। तो इनकी जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो शहर को मिल रही है या मखसूस इदारों के लिए? नहीं, इनकी जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है दैट इज फॉर द नेशनल ग्रिड। नेशनल ग्रिड, अच्छा, ठीक है। अब जब हम नेशनल ग्रिड की बात करते हैं वो तो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम सीपैक के हवाले से जानना चाहें, कितने मेगावाट दरकार हैं इस वक्त सीपैक में, जितने प्रोजेक्ट्स वहाँ गवादर में लग रहे हैं? देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो इनिशियली प्लान हुआ था वो तकरीबन 17,000 मेगावाट कैपेसिटी के इनिशियली थे। वो कॉम्बिनेशन था, उसमें कोल फायर्ड भी थे, उसमें हाइड्रो पावर प्लांट्स भी थे, विंड टर्बाइंस भी थी, उसमें सोलर प्लांट्स भी थे। जैसे आपने देखा उधर एक 1000 मेगावाट्स की कैपेसिटी का बहावलपुर के अंदर पूरा आपका कायदे आज़म सोलर पावर जो प्लांट बना है, वो 1000 मेगावाट्स की कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट बना है। सही है। तो वो सारे उसमें सोलर पैनलिंग हुई हुई है, बड़ा शानदार उन्होंने वो बनाया है। तो ये एक एनर्जी मिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप चले जाएं सिंध की तरफ आप जाते हैं तो जो आपका जो एयर पैसेज है, उस एयर कॉरिडोर के ऊपर काफ़ी सारे विंड टर्बाइंस इंस्टॉल हुए हैं। अच्छा। और वो विंड बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो काफ़ी सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से आपके हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और नियरली कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये बताइए कि 17,000 मेगावाट हमें दरकार थे सीपैक के लिए, जितना अरसा भी अब हो गया है, सीपैक चल तो रही है अपनी जगह पे, लेकिन कितने मेगावाट हम प्रोड्यूस कर चुके हैं जो कंप्लीट हो गए? इसमें मैं आपको थोड़ा सा अभी रीसेंट अपडेट ये बताता हूँ। इसके अंदर आप ये समझ लें कि जी टोटल ये 17,000 से फिर श्रिंक होकर तकरीबन 12,500 मेगावाट के ऊपर आया, क्योंकि फिर इन्होंने अकॉर्डिंगली उसको जो है रीप्लान किया। उन 12,500 मेगावाट के अंदर अभी जो बैलेंस रह गया है वो 4,700 मेगावाट कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी रह गए हैं, और रिमेनिंग या तो कंप्लीट हो गए हैं या अंडर कंप्लीशन है। कोई तकरीबन 5,300 मेगावाट कैपेसिटी के कंप्लीट तैयार हो चुके हैं और अंडर कंप्लीशन तकरीबन 4,500 मेगावाट्स के करीब है। ठीक है। और इतने ही तकरीबन बैलेंस रह जाता है, आगे इतने हो जाएगा 2-3 सालों के अंदर। और इनके ऊपर टोटल लागत तकरीबन $21 बिलियन की आ चूकी है। $21 बिलियन? जी। अच्छा, तो अगर क्योंकि आप रिसर्च करते हैं इस हवाले से और आपका ताल्लुक है, तो कंपेयर अगर हम करें, जो चूँकि आपने फर्नेस ऑयल का थोड़ी देर पहले जिक्र किया है, उसके मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदेमंद है या एक जैसे है ये फिगर्स हैं? नहीं, देखें, जाहिर है जब फर्नेस ऑयल इज़ दी मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जब आप कोयले से बिजली प्रोड्यूस करेंगे तो ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली। इट्स मच मोर चीपर देन फर्नेस ऑयल। ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है एनर्जी की वो रिड्यूस हो जाएगी। हम अगर इस तरह देखें कि 5,300 मेगावाट हमने सीपैक के लिए जनरेट किया और इस पे लागत आ गई $22 बिलियन, आप बता 21 $21 बिलियन।
तो क्या ये मतलब कॉस्ट जो है उसके मुकाबिल में जितने ये मेगावाट जनरेट हो रहे हैं ये काबिल कबूल है या ये महंगे हुए हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस पे देखें, ये जब हम एनर्जी सेक्टर के अंदर डीपली इसको स्टडी करते हैं तो ये बिल्कुल एक वो टॉपिक हो जाता है जो बियॉन्ड माय स्कोप है, बिकॉज मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो मैरीटाइम सेक्टर के ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि सीपैक की एग्जिस्टेंस की रीज़न इज़ दी आपकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की ग्लोब के ऊपर, जो खुदादाद अल्लाह ताला की तरफ से है, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ सीपैक। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा डिस्कशन को डाइवर्ट करना चाहूँगा जियो स्ट्रेटेजिक इसकी लोकेशन की तरफ। सही है, फिर मैं आपसे एक सवाल करूँगा इंडस्ट्री से मुतालिक, लेकिन आप पहले वो करो, कंप्लीट कर लें। वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आप ये देखें कि मैंने 6 कॉरिडोर्स का जिक्र किया था जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अम्ब्रेला के अंडर में आ रहे हैं, जिसमें आपका जो ये सीपैक का जो प्रोजेक्ट है ये सबसे ज़्यादा हाईली इंटैक्ट है और अप टू डेट है। वजह उसकी ये है कि खुंजराब पास से लेके जो आपका जहाँ से आपका बॉर्डर है चाइना और पाकिस्तान का, ठीक है, वहाँ से लेके गवादर तक जो ये सीपैक में 3 कॉरिडोर्स बन रहे हैं, नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न 3 कॉरिडोर्स बन रहे हैं। ईस्टर्न तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बिकॉज वो एग्जिस्टिंग आपका ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड जो था उसके ऊपर बना है ईस्टर्न कॉरिडोर। वेस्टर्न के अंदर अभी काफ़ी सारे नए रोड नेटवर्क्स प्लान हुए हैं, वो अभी उसमें काम ऐसा जितना स्टार्ट नहीं हुआ है। और जो इसके अलावा आपका जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है उसमें कराक्रम हाईवे वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अपग्रेडेशन हुई है, उसमें आप कह सकते हैं कि वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हुए हैं और काफ़ी सारे अंडरवे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए है कि ये जो व्हेन यू गो अक्रॉस पाकिस्तान फ्रॉम नॉर्थ टू एक्सट्रीम साउथ, गवादर तक आप चले जाते हैं, साउथ वेस्ट तक, तो ये जो पूरा पैसेज है पाकिस्तान का, ये इट इज़ वन ऑफ द ह्यूज कंज्यूमर मार्केट फॉर चाइनीज़। सही है, आप इस तरह से देखें, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे ये जो आपका रूट है, ख़ास तौर पे आपका जो ये ईस्टर्न वाला रूट है, ग्रैंड ट्रंक रोड, और ये जो सीपैक के रूट्स हैं, अगर आप इसके 12 माइल्स के रेडियस में बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 95% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान रिजाइडिंग विद इन द 20 माइल्स ऑफ रेडियस। तो एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है जो चाइनीज़ को मिल रही है, और डेफिनेटली इस कंज्यूमर मार्केट को जब टैप कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हमें भी इसमें बिजनेस मिलेगा रॉयल्टी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर आप टोलिंग रेवेन्यू आपका जनरेट होगा इससे। इसकी मुशाबियत हम करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं पनामा कैनाल से और सुएज कैनाल से, कि जी जब पनामा कैनाल और सुएज कैनाल बना था तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये टोलिंग रेवेन्यू से जनरेट करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो पैसेज है वो शॉर्ट हो गया है सुएज कैनाल। ये हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी में फ़ायदेमंद भी साबित होगा। डेफिनेटली इसका बड़ा ज़बरदस्त सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा। और आप इंडस्ट्रियलाइजेशन उससे पहले, क्योंकि मैरीटाइम कंसल्टेंट हैं आप, तो जितने फ़वाइद आप समझते होंगे कि हम एक पोर्ट होते हुए, एक जगह होते हुए हासिल कर सकते हैं, वो तमाम फ़वाइद आप समझ रहे हैं कि हम सीपैक के ज़रिए ले रहे हैं। क्योंकि अक्सर व बेशतर इस पर भी डिबेट होती है, नेशनल मीडिया के ऊपर आके पॉलिटिशियंस डिबेट करते हैं कि हम सीपैक से जो मज़ीद फ़वाइद ले सकते थे वो हम नहीं ले सके, हमने वो चीज़ें ओन नहीं की, सब कुछ हमने चाइना के हवाले कर दिया, हमारे पास तो सिर्फ वो टूल टैक्स ही रह जाएगा। क्या कहते हैं इस पर आप? नहीं, देखिए, मैं एक तो ये भी बात आपसे कहूँगा कि ये जो सीपैक के जितने भी प्रोजेक्ट्स की अलाइनमेंट हुई है, ठीक है ना, इट्स नॉट नेसेसरी, ये इसकी सारी क्रेडिट मैं खाली चाइना को नहीं दूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं आपको बताऊं, बैक इन 2007 एक पूरा स्टडी हुआ था जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी ये जो रोड नेटवर्क है इट वॉज ऑलरेडी प्लान्ड, ठीक है। तो बट व्हेन चाइना कम्स इनटू ए फिगर के इन द मार्केट, इन्होंने आवाज़ बुलंद की जे हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए राज़ी हैं और ये सीपैक का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया, तो हमारे उस वक्त की जो भी रूलिंग गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी प्लान हुए थे, उन्होंने चाइना को वेलकम किया कि आप आएँ और हमारे इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। सही। तो आप इसमें देखें कि जो 3 कॉरिडोर्स बनने हैं सीपैक के, जो 3 अलाइनमेंट्स हैं, इनमें बहुत सारी रोड्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। जो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, ये सब चीज़ें थी पहले से अलाइन? जो नहीं, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं। मैं रोड नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। रोड नेटवर्क एंड रेलवे कनेक्टिविटी वाज ऑलरेडी देयर। उसकी बेसिकली अब इसको इम्प्रोवाइज किया जा रहा है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सीपैक। बट यस, जाहिर है कुछ और मजीद प्रोजेक्ट्स भी इसमें बड़े हैं। अब आप जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहे हैं सीपैक के अम्ब्रेला के अंडर में। इन 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में से आपका एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हर एक प्रोविंस में बनेगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, जैसे एक इस्लामाबाद में बन रहा है, एक आपका पोर्ट कासिम पे एक इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल और गवादर के अंदर एक फ्री जोन बन रहा है। फ्री जोन जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा। और इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना इसमें और एड ऑन करना चाहूँगा।
मेरा एक्सपीरियंस रहा है 5 साल मैंने दुबई के जबल अली फ्री जोन में सर्व किया है, और इट इज़ गोइंग टू बी द रेप्लिकेटेड मॉडल ऑफ दुबई फ्री जोन। सही। और इसको कुछ ज़्यादा रिलैक्सेशन होती हैं ड्यूटीज़ के अंदर, और ट्रेड एग्जम्पशंस होती हैं डिफरेंट किस्म की, और ये ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए बनाए जाते हैं। ये सारे इकोनॉमिक जोन्स कहलाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हो गया, फ्री जोन या फ्री ट्रेड जोन हो गया। डिफरेंस ये है कि जो फ्री जोन या फ्री ट्रेड जोन होता है वो होता है जो कि आपके सी पोर्ट से कनेक्टेड होता है। सही है। तो जिस तरह से ये जो गवादर फ्री जोन है, इट इज़ कनेक्टेड विद द गवादर पोर्ट। तो अभी इसका स्टेटस ये है कि 2018 के अंदर गवादर फ्री जोन का फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया था, जो तकरीबन 62 एकड़्स के ऊपर बना हुआ है। सही। तो ये इनॉग्रेट कर दिया गया था, और ये बेसिकली कमर्शियल लॉजिस्टिक जोन कहलाता है, और इसमें काफ़ी सारी चाइनीज़ और पाकिस्तानी कंपनीज़ ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, और इट इज़ जस्ट एडजेसेंट टू गवादर पोर्ट। ठीक। अच्छा, इससे तकरीबन 7 किलोमीटर्स के फासले के ऊपर फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3 है गवादर फ्री जोन का, जो कि नॉर्दर्न आपका फ्री जोन कहलाता है। वो इनका जो है इंडस्ट्रियल जोन कहलाएगा, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। अच्छा, इन दोनों फ्री जोन्स को, पोर्ट और फ्री जोन को कनेक्ट करने के लिए एक और प्रोजेक्ट सीपैक के अम्ब्रेला में आता है। गवादर के जो 9 अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के अम्ब्रेला सीपैक के, उनमें से एक प्रोजेक्ट है आपका ईस्ट बे एक्सप्रेस वे। ये ईस्ट बे एक्सप्रेस वे इज़ ए कनेक्टिविटी बिटवीन गवादर पोर्ट एंड गवादर फ्री जोन। ये 19 किलोमीटर्स का एक रेलवे एंड रोडवे कनेक्टिविटी बना रहे हैं, जो कि दोनों तरफ से फेंस्ड होगा, और एलिवेटेड रेलवे ट्रैक होगा और रोड ट्रैक होगा। ये एक बॉन्डेड फैसिलिटी होगी कि आप पोर्ट से कार्गो क्लियर करें गवादर पोर्ट से, और सीधा फ्री जोन में ले जाएं विदाउट पेइंग द ड्यूटी। अच्छा। हाँ, तो ये स्पीड अप करेगा आपकी ट्रेड को, ये स्पीड अप करेगा गवादर के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और ये आपको हेल्प आउट करेगा कि गवादर को एज ए ग्लोबल बल्कि रीजनल इकनॉमिक हब के तौर पे या रीजनल बिजनेस हब के तौर पे इमर्ज होने में। ये बिल्कुल वही मॉडल है जो बेसिकली दुबई फॉलो कर रहा है। दुबई में जिस तरह से जबल अली फ्री जोन है, इसी तरह से ये यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो दैट्स व्हाई आई सेड विल बी ए रेप्लिकेटेड मॉडल। ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आज हमने आपका वक्त लिया, और ये इतना वसी एक टॉपिक है और माशाल्लाह आपकी रिसर्च, तो मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी किसी प्रोग्राम में हम आपके बाद एक कूलिंग इन्वायरमेंट में मौजूद होंगे, तो फिर इंशाल्लाह उसको मजीद इन डिटेल हम गुफ्तगू में शामिल रखेंगे। आई एम रियली थैंकफुल आमिर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। तो नाज़रीन, आज एजेंडा पाकिस्तान में हमने सी पैक के वो खद्दोखाल आपके सामने रखे हैं जो शायद पाकिस्तानियों को भी नहीं पता थे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से ना पता हो। स्पेशल इकनॉमिक जोन, फिर जो फ्री जोन, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, और जो पाकिस्तान में जो पावर के जनरेशन पे काम हुआ है सी पैक की मद में, और एक सस्ता, यानी सस्ते से मुराद ये कि फर्नेस ऑयल के बजाय जो है वो कोयले का सहारा लिया गया है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें जो स्मार्ट वर्किंग की तरफ हमें लेके जा रही हैं, और इंशाल्लाह इसके बड़े अच्छे और मुस्बत नताइज निकलेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।